नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपने अध्यक्ष को बदल दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मायावती ने अब भीम राजभर को यूपी बीएसपी की कमान सौंप दी है और उन्हें नया अध्यक्ष यूपी का बनाया है। और इसी के साथ उपचुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से मुनकाद अली को हटाकर अब भीम राजभर को बीएसपी का नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना अध्यक्ष बदल दिया है। मायावती ने क्या ट्वीट किया वो भी बताते हैं। उन्होंने लिखा कि यूपी में अति पिछड़े वर्ग में राजभर समाज के पार्टी और मूवमेंट से जुड़े पुराने कर्मठ एवं अनुशासित सिपाही श्री भीम राजभर निवासी जिला मऊ को बीएसपी उत्तर प्रदेश स्टेट यूनियन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो ये ट्वीट किया था मायावती ने और उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदर्शन रहा था उसी के आधार पर यह बदलाव किया गया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से यूपी में 2022 के लिए तैयारियां तेज हैं, इसी बीच अब बीएसपी का भी नया मूवमेंट देखा कि अध्यक्ष को बदला गया है। करिश्मा, देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव था और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया इन विधानसभा के उपचुनावों में। और खासतौर से बात करें तो एक बुलंदशहर की सीट ऐसी रही जिस पर बहुजन समाज पार्टी सेकेंड नंबर पर रही। बाकी कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता बाबू मुनकाद अली को हटाकर मऊ के रहने वाले भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनको प्रदेश की कमान दी है। लेकिन इसके यह जिक्र यहाँ भी करना ये जरूरी है कि राज्यसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीक नजर आए थे। यही वजह थी उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों का जो रुख है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हटकर समाजवादी पार्टी की तरफ गया था। और यही वजह है कि बाबू मुनकाद अली को हटाकर फिर बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों और ब्राह्मणों की राजनीति पर केंद्रित लेकिन होना चाहती है। संजीव, जिस तरीके से बीएसपी जानी जाती है कि किस तरीके से वो ओबीसी और पिछड़े समाज के लोगों की राजनीति करते हैं, तो क्या अब उसी पर जाने की कोशिश मायावती की तरफ से की जा रही है? क्योंकि जो एक उनका दाव था कि उपचुनाव में वो फीका पड़ गया था, तो क्या अब अपने पुराने दाव पर जाएंगी? बिल्कुल, देखिए, 2007 का विधानसभा चुनाव जिस सोशल इंजीनियरिंग के साथ बसपा ने लड़ा था उसी पैटर्न पर बहुजन समाज पार्टी दोबारा लौट रही है। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से मायावती का रुख ब्राह्मणों की तरफ साफ तौर पर बढ़ने लगा है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए तमाम कार्यक्रम बसपा प्रमुख चला रही है और इसी से जोड़कर इसको देखा जाएगा कि अति पिछड़ा, अति दलित और ब्राह्मणों को साथ लेकर 2022 के रण को जीतना चाहती है मायावती। और उसी की दिशा में ये कदम कहा जाएगा क्योंकि काडर के कार्यकर्ता रहे हैं भीम राजभर और उनको कमान देना, अति पिछड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास मायावती का साफ तौर पर किया जाएगा। लेकिन ये कितना कामयाब होता है 2022 के विधानसभा चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी करिश्मा। लेकिन फिलहाल मायावती मुस्लिमों की राजनीति से थोड़ा अपने आप को दूर रखना चाहती हैं। यही वजह है कि बाबू मुनकाद अली को हटाया गया है। आप देखिए, अभी राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव था और मायावती ने यहाँ ये तक बात कह दी थी कि समाजवादी को हराने के लिए उनको भाजपा का समर्थन करना पड़ा तो भाजपा का समर्थन करेंगी। यही वजह रही कि उपचुनाव में मुस्लिमों का रुख बसपा से साफ तौर पर हटता नजर आया। जी करिश्मा। जी, लेकिन संजीव, अब आगे क्या तस्वीरें दिखाई देती है? और जिस तरीके से मायावती की तरफ से अध्यक्ष बदलने की कवायद की गई है, ये कितने फायदेमंद साबित होगी बीएसपी के लिए? करिश्मा, देखिए, यहाँ पर हमें बिहार का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, ओवैसी की जो पार्टी है बिहार में मुस्लिमों की 5 सीटें उसने जीती हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी। और यही उत्तर प्रदेश में ओवैसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो मुस्लिम वोट का बंदरबाट होना लाजिमी है। यही वजह है कि मायावती अपने अति पिछड़ों और ब्राह्मणों और अति दलित को ठोक बजाना चाहती है। और यही वजह है कि ये बड़ा दाव है मायावती का राजभर समाज पर। राजभर समाज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में काफी अधिक है और यही वजह है कि मायावती राजभर समाज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। पहले रामचंद्र राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उनके स्थान पर मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाए
7 जो विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुआ, अब फिर दोबारा मायावती राजभर समाज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं। यानी अति पिछड़ा, ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन बनाकर 2022 का सियासी रण मायावती जीतना चाहती है। करिश्मा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि मायावती की तरफ से जो बीएसपी के नए अध्यक्ष हैं उन्हें अब बदला गया है। और इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत के बीसलपुर थाना इलाके में पार्किंग में खड़े 2 कारों में भीषण आग लग गई और दीपावली पर की गई आतिशबाजी से 2 कारों में आग लग गई। चंद मिनटों में भीषण आग की लपटों में दोनों कार राख के ढेर में तब्दील हो गई। हालांकि लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वह नाकाम रहे। दीपावली पर सरकार की ओर से पटाखों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बावजूद लोगों पर उसका असर नहीं पड़ा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में पटाखों पर पाबंदी कर दी गई थी और उसके बाद भी लोगों ने सरकार की गाइडलाइन को किनारे कर दिया और आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई। ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जहां पर लोगों ने सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए जमकर पटाखे फोड़े। सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद लोगों पर उसका असर नहीं पड़ा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुरादाबाद समेत 13 जिलों में एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें साफ साफ कह दिया गया था कि इन जिलों पर पटाखों पर पाबंदी है। लेकिन लोगों ने शासन की उस गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। एक ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जहां पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से वीडियो पर्सन के साथ फराज खान, JK24/7। अब ये खबर बहराइच से है, जहां पर दीपोत्सव के दौरान भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए और पूरी घटना जिले के एक घरा गांव की है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और प्रदूषण के मद्देनजर एनजीटी ने कुछ जगहों पर पटाखों पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आदेशों को दरकिनार किया गया। मुरादाबाद के कटगढ़ थाना क्षेत्र में आतिशबाजी के चलते एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई, जिससे उसके अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही ये भी आपको बता दें कि एनजीटी ने आतिशबाजी न करने के सख्त आदेश तो दिए थे, लेकिन उसके बाद भी मुरादाबाद में जमकर आतिशबाजी की गई, जिसका खामियाजा एक गरीब परिवार को भुगतना पड़ा। मेरा बुक चल गया, ठीक है, पैसे चले, मेरे कपड़े चल गए, गरीब आदमी का कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? नुकसान ना मेरा बहुत ज्यादा पैसा। मैंने करा अपनी माँ को कहीं को बचा लिया, कहा को बचा लिया मैंने अपने को। बाबू जी मेरा नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, मेरा बुक चल गया बहुत ज्यादा। आपने सूचना की फायर ब्रिगेड को, पुलिस को? नहीं, मैंने अपने सर को फोन करा था, डॉक्टर साहब को बोला नहीं भेज रहा हूँ। एक आया और वो इस पे गिर गया और सर इससे आग लग गई। जो इनका नुकसान हुआ है, मतलब यहाँ गद्दे इनके जल गए और सर हो सकता है पैसे वैसे भी इनके जल गए, मैं नहीं कर सकता। और ये मतलब 1-1.5 घंटा हो गया था आग को लगे हुए। मतलब लोगों ने पानी फेंका, काबू करा, लेकिन काबू नहीं हो पाई और गाय भी बचा ली है। खैर इनके भी कोई झपट लग गई है हमारी आग में। अच्छा, तो किसी को आपने सूचना की? सर पुलिस को ही फोन करा था और फायर ब्रिगेड को फोन करा था। फायर ब्रिगेड मौके पर आई नहीं है अभी? मगर सर मौके पर नहीं आई, क्योंकि नंबर नहीं मिल पा रहे थे। जब फोन कर रहे तो बिजी है। भगवान राम की नगरी चित्रकूट में दीपोत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कोरोना महामारी के बीच जहां पहले दीपावली के दिन 30 से 40 लाख श्रद्धालु भगवान कामदगिरी की परिक्रमा करते थे, वहीं अब महज 3 से 4 लाख श्रद्धालु ही पहुंच सके। बांदा चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल और दर्जनों श्रद्धालुओं ने दीपदान किया और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये वैश्विक महामारी का निश्चित तौर पर अभी भी पूरे विश्व में असर है
और यहाँ भी हमारे चित्रकूट में भी ये हमारा ऐतिहासिक मेला हुआ करता था। ये दीपावली का सदियों से मुझे लगता है यहाँ करोड़ों दीपक यहाँ जलाए जाते रहे हैं आज के दिन। और इस कोरोना वैश्विक महामारी में निश्चित तौर पर ट्रेनें बंद हैं, आवागमन का साधन और लॉकडाउन के चलते जो 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, ये मोदी जी का विजन है, उसको लेकर के निश्चित तौर पर लोग जागरूक हुए हैं। इसलिए इस मेले में आवक कम हुआ है लोगों का। इसके कारण यहाँ इस बार का मेला जो है आने से कम हुआ है। वो साधन भी नहीं आ रहे, ट्रेनें भी बंद हैं, जो इसमें मुझे लगता है कि कमी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में गोपीगंज थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज पर खड़े ट्रक में रोडवेज बस ने टक्कर मार दी और बस और ट्रक की टक्कर में लगभग 10 यात्री घायल हो गए, जिसमें बस के ड्राइवर और एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और साथ ही ये भी बताते चले कि झांसी डिपो की रोडवेज बस वाराणसी की तरफ जा रही थी और ओवरब्रिज में हादसे का शिकार हो गई। बस्ती में इलाहाबाद बैंक की ओर से संचालित नारायणपुर ग्राहक सेवा केंद्र में खाताधारकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले संचालक को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ब्रांच मैनेजर पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोपी संचालक ने पूछताछ में बताया कि बैंक मैनेजर के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से एक मोबाइल और CSP से संबंधित अकाउंट डिटेल बरामद की गई है। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस ने जेल भेज दिया। को राम टहल हैं, बस्तिया के रहने वाले हैं। इनका ये कहना है कि इनका जनसेवा केंद्र नारायणपुर में खाता था और इनके खाते से अनधिकृत रूप से अजय मिश्रा नामक व्यक्ति ने पैसा निकाल लिया है। इस जानकारी पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 293/2020 419-20-409 IPC पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि अभियुक्त द्वारा इलाहाबाद के जो बैंक है उसके मिनी ब्रांच से लगभग 80 लाख रुपया विभिन्न खातों से आहरित किए गए या गलत जगह उनका ट्रांसफर किया गया बिना खाता धारक की सहमति से। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बिगड़ने के साथ सुप्रीम कोर्ट और NGT तेवर भी तीखे हो गए, जिनके चलते प्रदेश सरकार ने पराली जलाए जाने की निगरानी सैटेलाइट से शुरू कर दी है। सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों में पराली जलाए जाने की घटनाओं में रामपुर जिले में 132 जगह चिन्हित किए गए। अकेले पराली जलाने की घटनाएं नहीं बल्कि कूड़ा जलाने की घटनाएं भी सैटेलाइट की तस्वीरों में सामने आई हैं। DM ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वह खेतों में पराली ना जलाएं। सैटेलाइट से पिक्चर आती है उस पिक्चर को हम सैटेलाइट के पिक्चर के हिसाब से वेरीफाई करते हैं कि किन किन जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं और वेरिफिकेशन के बाद जितने मामले पाए जाते हैं उनमें FIR करते हैं। तो वैसे तो सैटेलाइट के हिसाब से अगर देखें तो 135 के करीब मामले सैटेलाइट ने बताए हैं, पर हमारे जो वेरिफिकेशन में आए हैं तकरीबन 60 के करीब मामले आए हैं और उसमें सिर्फ पराली जलाने की घटनाएं नहीं हैं, कूड़ा जलाने की भी घटनाएं। कूड़ा जलाने पे हमने काफ़ी सख्ती भी की। इधर नगर पालिका के ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाने के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जहां कूड़ा जलाया गया वहां पे हमने सख्ती से कार्रवाई की है और सभी लोगों से लगातार अपील भी करते रहे। हमने गांव-गांव बैठक भी की है, लाउड स्पीकर से ऐलान भी कर रहे हैं, PS सिस्टम से लोगों को समझा भी रहे हैं कि ये उन्हीं के लिए खतरा है, न करें ऐसी कोशिश। और उसका इस्तेमाल करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की, डिकम्पोजर तक का इस्तेमाल किया और हमारी कोशिश है, हमने जितने सारी इस बार प्रयास किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष ये समस्या एकदम से कम रहेगी। तो टोटल मुकदमे कितने हैं सर? टोटल हमारे टोटल अभी तक जो कल तक के मामले जो आए थे वो 131 थे। आज 3 और मामले आए, लगभग 135 मामले हैं टोटल। प्रदेश में दूसरा नंबर है पराली जलाने के मामले में रामपुर को। हाँ, कल तक प्रदेश में मथुरा के बाद दूसरा नंबर था। लेकिन अब हमारे यहाँ पराली जलाने या कूड़ा जलाने की घटनाएं बहुत कम हो रही हैं। काफ़ी सख्ती हमने की है इस पर और बेहद कम है और हमें उम्मीद है कि अब इसके बाद काफ़ी इस तरीके की शिकायतें नहीं रहेंगी। और लोगों से अपील भी है कि अभी जाड़ा शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग अनायास ही कूड़े में आग लगा देते हैं या फिर खरपतवारों में सफाई करने के बाद आग लगा देते हैं। ऐसा न करें
हमने डंपिंग यार्ड्स बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ रामपुर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं है। गांव-गांव तक हमने कोशिश की है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जलाने के बजाय उसका नेचुरल डिग्रेडेशन होने दें। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सहारनपुर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना कलसिया गांव की है, जहां पर बदमाश खुद को पुलिसकर्मी बताकर घर में घुस गए और परिवार को बंधक बनाकर लगभग 2 लाख की नकदी और जेवरात लूटने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। कल रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में बेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कलसिया ग्राम है उसमें एक घर के अंदर 4 व्यक्तियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें 1,95,000 और कुछ तोला सोना लेके गए थे। वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा उचित धाराओं में दर्ज कर लिया गया है और इसमें 4 टीम लगाई गई है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। कासगंज में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर कैश लेकर जा रहे पेट्रोल पंप के सेल मैन के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि लुटेरे लगभग 1,82,000 की नकद लेकर वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे कासगंज एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और स्वाट टीम प्रभारी को घटना के जल्द खुलासे के निर्देश दिए। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें कि केदारनाथ में ही वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का भी वो उद्घाटन करेंगे और अपने 2 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर आपको बता दें कि केदारनाथ में ही वो विश्राम करेंगे और इस दौरान यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 16 नवंबर को बंद होने वाले जो केदारनाथ के कपाट हैं उससे पहले ही अब केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी के साथ वहां पर यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि 16 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ में वो दर्शन करेंगे और इस दौरान वहीं पर विश्राम करेंगे केदारनाथ में ही। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस दौरान यूपी के जो गेस्ट हाउस का है वो भी उद्घाटन उसका सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 16 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं। उससे पहले सीएम योगी केदारनाथ के दर्शन करने के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या अपडेट मिल रही है, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है जिस तरीके से सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ रवाना हो चुके हैं? करिश्मा, देखिए उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के उपचुनाव में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा आज से अपने गृह राज्य उत्तराखंड में होगा। आज 3 बजे योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचेंगे। वहां पर उनकी मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ होगी और आज बद्रीनाथ रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी का होगा। इसके बाद कल बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। साफ तौर पर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड के साथ बड़ा जुड़ाव रहा है और ये 2 दिवसीय दौरा उनकी धार्मिक यात्रा के रूप में देखा जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 3 दिन बाद बंद होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और साफ तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ का, जिस तरीके से साफ तौर पर साख उनकी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों पर दांव पर लगी थी, उसमें बम्पर जीत हुई और कहीं ना कहीं
जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को, उसी को दर्शाने के लिए, उसी के लिए मुख्यमंत्री योगी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है और 2 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वापस होंगे। करिश्मा, बिल्कुल संजीव, ये भी कहा जा रहा है कि यूपी सरकार का जो गेस्ट हाउस है उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं सीएम योगी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी पूरे देश में जिस तरीके के साथ तेजी से उभरे हैं, पूरे देश में उनकी डिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं अब कहीं भी चुनाव होते हैं, चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो, राजस्थान मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो या फिर आगामी बंगाल का चुनाव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड प्रत्येक राज्य से बढ़ने लगी है, क्योंकि कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और देहरादून में वो एक जो गेस्ट हाउस है उसका उद्घाटन करेंगे और केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे। करिश्मा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे में 2 दिन वो केदारनाथ में रहेंगे और वहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।